बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स चैप्टर 10 गति विज्ञान और जीव यांत्रिकी। ये 12वीं क्लास का चैप्टर है और ये खासकर यूपी टीजीटी एनबीएस केवीएस सभी में बायोमैकेनिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक खेल में जो गतियाँ होती हैं और हमारा खिलाड़ी का जो प्रदर्शन होता है वो गति, मस्कुलर फोर्स, एयर रेसिस्टेंस, इन चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम आते हैं किंजियोलॉजी पर। किंजियो का मतलब होता है गति और लॉजी यानी अध्ययन, यानी गति विज्ञान का अध्ययन, गति का अध्ययन करना। जो भी खेलों में गति होती है वो कैसे होती है और गति को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है और किन कारणों से गति कम हो जाती है, इसलिए ये जो चैप्टर है खेलों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बायोमैकेनिक्स देखते हैं, दोनों अलग अलग हैं। बायो मीन्स होता है जीवित वस्तु, जीवित वस्तु, और मैकेनिक का अर्थ होता है यांत्रिकी, यानी इसका दोनों को मिला तो इसका अर्थ हो गया जीव यांत्रिकी। बायोमैकेनिक्स यानी जो भी जीवित वस्तुएं हैं वो किस प्रकार से गति करती है और उनकी गति में क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी इंटरनल फोर्स का और जो एक्सटर्नल फोर्स का, इसमें अध्ययन करते हैं। तो जो बायोमैकेनिक्स है, बायोमैकेनिक्स जो है ये क्या करती है? बायोमैकेनिक्स बेसिकली द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में होने वाली गतियों का अध्ययन जो बायोमैकेनिक्स में करा जाता है। जैसे अब कोई खिलाड़ी है वो भाग रहा है तो उसकी स्पीड किसके ऊपर निर्भर करेगी? उसकी मस्कुलर पावर, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी प्रैक्टिस के ऊपर, और साथ ही जो एयर रेसिस्टेंस है, हवा उसको रोक रही है। अगर हवा सामने से आ रही है तो उसकी जो परफॉर्मेंस कम होगी और पीछे से अगर उसको हवा लग रही है तो क्या उसकी परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगी। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे किंजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का यूज जो होता है स्पोर्ट्स के अंदर। प्रोजेक्टाइल, अब हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल होता क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप्य, यानी किसी वस्तु को जब हम हवा में फेंकते हैं, जैसे मानो मैंने इस पत्थर को फेंका और ये हवा में जब तक रहेगा, जो एंगल बनाएगा ये हवा में रहने को, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? ये हवा में जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में रहती है तो जो एंगल बनाती है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ऊपर निर्भर करता है और खेलों में प्रोजेक्टाइल का बहुत यूज होता है। मान लो ये यहाँ से पत्थर फेंका गया तो ये जो इसने आकार बनाया ये हवा में जब तक रहेगा पत्थर, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल को प्रभावित करने वाले कारण किससे प्रभावित होता है? द एंगल ऑफ रिलीज, एंगल ऑफ रिलीज। प्रक्षेप्य को फेंकने का कोण, अगर हमें किसी वस्तु को फेंकना है तो ये डिपेंड करता है कि हमने उसको कहां से फेंका है, कितने एंगल से फेंका है और वो कितने दूर जाएगी। अगर मान लो मैं किसी पत्थर को लेता हूं और उसको मैं ऊपर की तरफ उछालता हूं सीधा, तो वो अधिक दूरी, ऊंचाई अधिक तय करेगा पर दूरी अधिक नहीं करेगा। परंतु अगर मैं किसी गोले पत्थर को लेता हूं और उसको 45 डिग्री से फेंकता हूं तो क्या होगा? वो ऊंचाई कम करेगा पर जो दूरी है वो अधिक तय करेगा। इस तरह से आप देखिए, समझ सकते हैं। ये देखिए, ये पत्थर फेंका गया, बिल्कुल यहाँ से किसी बच्चे ने फेंका और बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो ऊपर अधिक जाएगा। परंतु इसी पत्थर को अगर इस वाले एंगल से फेंका जाए तो क्या होगा? दूरी अधिक आएगी थोड़ा, और यहाँ से फेंका जाए 45 एंगल से तो दूरी और अधिक आएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये एंगल बनाया, अगर मैंने 30 डिग्री से फेंका, 60 से फेंकूंगा तो थोड़ा और दूर जाएगा, ये 60 डिग्री, और अगर मैंने 45 से फेंका तो और अधिक दूरी तय करेगा। परंतु अगर मैंने इसको 70 से फेंका तो यहाँ पर, और 90 डिग्री में यहाँ पर आ जाएगा। तो जब भी खेलों में गोला फेंकना होता है, आप देखेंगे कि गोला फेंका जाता है, उसको कोशिश करी जाती है कि 45 डिग्री एंगल पे फेंका जाए या भाला फेंका जाता है, उससे वो अधिक दूरी तय करता है। तो दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारण है प्रोजेक्टाइल को यानी प्रक्षेप्य को, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल
यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम किसी भी वस्तु को हवा में फेंकते हैं तो ये डिपेंड करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है। अगर भारी गोला होगा तो क्या होगा, वो ज्यादा दूरी तय नहीं करेगा, नीचे गिर जाएगा, क्योंकि क्या होगा, पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है पावर। जहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होगी वहां पर क्या होगा, जो हम जिस भी वस्तु को फेंकेंगे, चाहे वो बॉल हो, भाला हो, वो कम दूरी तय करेगा, तो वो उससे प्रभावित होता है। अगर उसका बल जो है अगर बहुत हल्का होगा तो भी ज्यादा दूरी तय नहीं करेगा, वो हवा में उड़ जाएगा। तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है इसको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है प्रोजेक्टाइल को। तीसरा जो कारण है प्रोजेक्टाइल को प्रभावित करने वाला, वो है एयर रेसिस्टेंस। एयर रेसिस्टेंस, हवा का प्रतिरोध। जो भी वस्तु मैंने फेंक दी हवा में, हमने जो भी फेंकी, तो क्या है, हवा उसको रोकती है, काटती है। अगर हवा उस दिशा में चलेगी जहां से हमने गोला फेंका है, अगर उसकी दिशा में चलेगी तो क्या गोला ज्यादा दूर जाएगा, परंतु अगर सामने से आ जाएगी तो क्या होगा, उसका जो उसकी दूरी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हवा रोकेगी। मान लो मैंने एक चकोर वस्तु हवा में फेंकी तो ये अधिक दूरी तय नहीं करेगी। मैंने गोला फेंका तो ये क्या करेगा, हवा को काट देगा गोलाई में। या मैंने एक चक्का फेंका इस तरीके से, तो ये भी हवा को काट देगा और अधिक दूरी तय करेगा। तो हवा जो है, परंतु हवा इसके पीछे से रहेगी। अगर हवा ऐसे रही इस गोले के पीछे तो ये अधिक दूरी पर जाएगा, और हवा इधर से चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या है, ये इसको रोकने की कोशिश करेगी। चौथा जो फैक्टर है प्रोजेक्टाइल को प्रभावित करने वाला, वो है घूर्णन, यानी स्पिन। यानी अगर हम किसी चीज को फेंक रहे हैं हवा में तो वो किस तरह से घूम रही है। अगर वो घूमेगी और उसकी घूमने की स्पीड ज्यादा होगी तो हवा को ज्यादा काट पाएगी और अधिक दूरी तय करेगी, परंतु अगर वो कम घूम रही है तो हवा को उतना नहीं काट पाएगी और दूरी अधिक तय नहीं हो पाएगी। जो पांचवा इसका कारण है वस्तु का आकार। वस्तु का आकार, ये बहुत डिपेंड करता है वस्तु का आकार कैसे है। जैसे ऊपर भी मैंने बताया, यदि वस्तु चौकोर है तो हवा को नहीं काट पाएगी ज्यादा, गोल है तो हवा को काट देगी, और इस तरह से है तो हवा को और अधिक काटेगी। इसके अलावा वस्तु का भार, इसके नीचे ये भी लिख सकते हैं वस्तु का भार। यदि वस्तु बहुत ज्यादा भारी होगी तो भी अधिक दूरी तय नहीं करेगी, और बहुत ज्यादा हल्की होगी, हवा में उड़ जाएगी तो भी अधिक दूरी तय नहीं होगी। जो लास्ट कारण है इसके ऊपर इधर देखते हैं, वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी इसका अर्थ हुआ प्रारंभिक वेग। हमने जिस वस्तु को फेंका है उस समय उसको हम कितनी ताकत से फेंकते हैं, कितनी मस्कुलर पावर लगा रहे हैं, या ये लगा लो मस्कुलर पावर। जो भी हम जितनी ताकत लगाएंगे वस्तु उतनी अधिक दूरी तक जाएगी। ताकत कम होगी तो क्या होगा, वस्तु कम दूरी तय करेगी। अब हम आगे देखेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के नियम, जो बायोमैकेनिक्स में आते हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन का जो पहला नियम था लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हिंदी में कहते हैं जड़ता का नियम। जो न्यूटन का पहला नियम है वो ये कहता है कि कोई वस्तु अपनी अवस्था में स्थिर रहेगी या फिर तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई विरोधी शक्ति उसको रोके ना। जो कोई वस्तु अपनी जगह पर स्थिर रहेगी जब तक उसके ऊपर पीछे से कोई बल ना लगाया जाए, इसको रोका ना जाए। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि कोई भी वस्तु गति तब तक नहीं करेगी जब तक उसके पीछे बल नहीं लगाया जाता, या वो चल रही तो कंटिन्यू चलेगी। तो ये जो इसका पहला नियम है तो जड़ता का नियम ये कहा जाता है, ये आइजैक न्यूटन ने इसको निकाला था। जैसे कि मान लो कोई गेंद है, ये यहाँ पर है, ये इसको हमने लुढ़का दिया बल लगा के, तो ये चलती रहेगी। कब तक चलेगी, जब तक कोई हवा से ये ना रुक जाए या इसकी गति खत्म ना हो जाए, तब तक अपनी अवस्था में लगातार चलती रहेगी। या फिर अपनी जगह पर स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक इसके पीछे बल ना लगाया जाए। जैसे खेलों में आप देख लें स्प्रिंट स्टार्ट, जब खिलाड़ी स्प्रिंट में इस तरह से बैठा होता है, वो तब तक अपनी जगह पे स्टेबल है जब तक वो खुद स्टार्ट ना कर ले, यानी अपने आप को भागने की कोशिश ना करे।
जब तक रोके ना। और जो दूसरा जो इसका नियम आता है न्यूटन का, वो है लॉ ऑफ एसिलेशन। इसको हिंदी में कहते हैं त्वरण का नियम। इसके अंतर्गत यह आता है कि कोई वस्तु जो है अपनी जो स्पीड है उसको पकड़ेगी जब उसके पीछे बल लगाया जाएगा। यानी मान लो कोई गेंद है, अब उसके पीछे हम हल्का सा बल लगा रहे हैं तो गति में नहीं आएगी, हमें उसको बल लगाने के लिए उससे अधिक पावर लगानी पड़ेगी। यानी जो पीछे उसके चीज को गति में ला रहा है तो हमें अधिक पावर लगानी पड़ेगी। मान लो मैं फुटबॉल को किक मारी तो दूर जाएगी, परंतु लोहे को इतनी स्पीड से मारे तो लोहा उतनी तेज नहीं भागेगा। लोहे की गेंद जो होगी उसको अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये, और मान लो कोई खिलाड़ी भाग रहा है, स्पीड में है, तो ये एसिलेशन है। तो जो लॉ ऑफ एसिलेशन ये कहता है कि किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए उससे अधिक बल का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। जो इसका तीसरा नियम है न्यूटन का, न्यूटन तीसरा नियम है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिक्रिया का नियम। इसका अर्थ यह है, यदि हम कोई भी गति करते हैं उसके हम कोई भी करते हैं उसके उलट एक प्रतिक्रिया होती है। मतलब एक व्यक्ति बंदूक चलाता है, बंदूक की गोली को चलाता है, तो बंदूक की गोली चलाने के बाद वो झटका पीछे की तरफ को लगता है। और मान लो मैंने एक गेंद ली, गेंद को मैंने दीवार के ऊपर फेंका तो वो वापस बाउंस करेगी मेरे पास। जितनी तेज फेंकूंगा उतने तेज बाउंस करेगी। इसी प्रकार खेलों में हम जितना बल लगाते हैं, उछाल लेते हैं, उतना ही जो है रिएक्शन होता है। यानी अगर हर्डल है, कोई खिलाड़ी भाग कर आ रहा है, उसको हर्डल को पार करना है और जितना तेजी से इसको हर्डल यहाँ पे अपना एक पांव से जंप लेगा उतना अधिक ऊंचा जाएगा। या फिर कोई जिम्नास्टर आ रहा है, वो भागकर जमीन पर जंप लेता है, तो जितना तेजी से जंप लेगा उतनी ज्यादा उसको उछाल मिलेगी। यानी हर एक क्रिया के प्रति उलट प्रतिक्रिया होती है। ये लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहता है। अब इसके बाद आते हैं एरो डायनेमिक इन स्पोर्ट्स, वायु गति का सिद्धांत। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी मूवमेंट जो है खेलों में होती है उसके ऊपर वायु का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि वायु चल रही है, वायु अगर कोई खिलाड़ी भाग रहा है और वायु उसके पीछे से चल रही है तो खिलाड़ी जो है वो अधिक गति तय करेगा। परंतु यही वायु अगर इसको आगे की तरफ से चलेगी तो इसको ये रोक देगी। इसी प्रकार खेलों में जो है कई मूवमेंट्स जो होती हैं वो एयर के साथ होती है, कई बार उसकी विपरीत दिशा में होती है। या तैराक होता है, अब पानी का बहाव ये उल्टी साइड में भाग रहा है तो क्या है उसकी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। इस प्रकार अगर हम गोला फेंकते हैं या चक्का फेंकते हैं, ये जितना हवा को काटेगा उतनी अधिक इसकी दूरी होगी और हवा इसको रोकने की कोशिश करती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या है परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं आएगी और इसकी साइड में चल रही है तो क्या होगा अधिक इसको सहायता मिलेगी खेलों के अंदर। इसको हम वायु गति का सिद्धांत कहते हैं। हो गया। घर्षण, फ्रिक्शन। घर्षण क्या है? दो वस्तुओं के बीच होने वाली अंतरक्रिया, दो वस्तुओं की सतह यानी सरफेस, सतह के बीच होने वाली अंतरक्रिया को हम घर्षण या फ्रिक्शन कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, घर्षण होता है जो दो सरफेस उनके बीच अगर जो प्रतिक्रिया रिएक्शन होता है उसी को हम घर्षण कहते हैं। आप ये देखेंगे कि जो गाड़ी के टायर होते हैं उसमें खांचे बने होते हैं, वो इसलिए बने होते हैं ताकि सड़कों में रपटे ना। या फिर जो डामर वाली रोडें होती है उनमें आपने देखा होगा उसमें कंक्रीट लगी होती है, वो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होती है क्योंकि अगर वो प्लेन हो जाएगी तो क्या होगा स्लाइडिंग हो जाएगी, फिसल जाएगी और एक्सीडेंट के ज्यादा चांस होंगे। इसी प्रकार आप खेलों में देखेंगे तो क्रिकेटर के जूते होते हैं, जूतों के नीचे स्पाइक्स बने होते हैं, कील बनी होती है ताकि वो फिसले ना। अगर घर्षण जो है बहुत अधिक होगा, घर्षण बहुत अधिक होगा तो क्या होगा? घर्षण अधिक होगा तो मूवमेंट यानी गति नहीं होगी, बंद हो जाएगी।
और अगर घर्षण कम होगा तो क्या होगा, फिसल जाएगा, स्लाइडिंग हो जाएगी, स्लाइड हो जाएगा। तो घर्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। खेलों में घर्षण का महत्व, खेलों में घर्षण का महत्व देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि फ्रिक्शन कितने टाइप का है। फ्रिक्शन यानी घर्षण, घर्षण के प्रकार। पहला जो घर्षण का प्रकार है वो है स्थिर घर्षण, स्थिर, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है, मतलब इस घर्षण में गति नहीं होगी। मान लो कोई खिलाड़ी खड़ा है या कोई इक्विपमेंट्स खड़ा हुआ तो स्थिर घर्षण है, क्योंकि वो गति नहीं कर रहा, ठीक है। और जो डायनेमिक है, डायनेमिक घर्षण क्या है, डायनेमिक यानी गतिशील घर्षण। जब हम खेलों में गतिशील होते हैं, गतिशील या फिर मूवमेंट के साथ गतिशील घर्षण, उसको हम डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। स्थिर घर्षण जिसको कहते हैं दो प्रकार का होता है। एक होता है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग यानी फिसलने वाला घर्षण, फिसलने वाला। जैसे बर्फ के जो पहाड़ होते हैं उधर जाते हैं तो जूते जो होते हैं उनमें स्केटिंग करते हैं, आइस स्केटिंग करते हैं। इसमें जैसे आइस स्केटिंग, इसमें जो फ्रिक्शन वो घर्षण हो रहा है वो कैसा हो रहा है, फिसल के हो रहा है, भागकर आ रहा है और वो फिसल जा रहा है। और दूसरा जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन यानी इसमें क्या होता है, जो घर्षण हो रहा है वो रोल होकर गोल आकार में हो रहा है। मान लो ये गेंद है, इस गेंद को यहाँ से किसी ने किक लगाई तो ये क्या है, रोल होते हुए इस तरह से रोल होते हुए इधर पहुंचेगी। या हॉकी में जब स्टिक मारी जाती है, फुटबॉल में किक मारी जाती है तो रोल होके बॉल इस तरह से दूसरी जगह पहुंचती है, इसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब खेलों में इसका क्या महत्व है ये देखते हैं। खेलों में महत्व, कोई भी खेल जो है बिना घर्षण के संभव नहीं है, और घर्षण एक आवश्यक बुराई है। घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, कोई मूवमेंट, घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, फिसलन होगी, और घर्षण बहुत ज्यादा होगा, मूवमेंट नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है। आपने देखो क्रिकेट जो होती है, क्रिकेट की गेंद में सीम होती है, वो इसलिए लगाई जाती है ताकि वो खिलाड़ी के हाथ से बॉल फेंकते हुए फिसले ना, या खिलाड़ी के जूते में जो कील होती है वो इसलिए लगाई जाती है। जिम्नास्ट जो होता है वो पहले हाथ में चूना लगाता है, उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल बार पे जाता है और मूवमेंट करता है ताकि फिसले ना। अगर अधिक फिसलन होगी तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। इसलिए खेलों में घर्षण जो है लिमिट, घर्षण बहुत अधिक आवश्यक है। और सभी उपकरणों में, बैट में आपने देखा जो ग्रिप होती है उसमें खांचे लगाए जाते हैं ताकि वो बैटिंग करते वक्त हाथ से न निकले। इसलिए घर्षण बहुत अत्यंत आवश्यक है, बट घर्षण बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत अधिक कम भी ना हो, इसलिए खेलों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्लेन। प्लेन या इसको कहते हैं सतह। ये काल्पनिक स्तर होता है, काल्पनिक यानी इमेजिनेशन, काल्पनिक स्तर होता है जिसके अंतर्गत गतियां होती हैं, जिसके बीच के अंदर गतियां होती हैं, गति यानी मूवमेंट होती है। ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है सैजिटल प्लेन, दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, और जो तीसरा होता है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसफर प्लेन। जो सैजिटल प्लेन होता है इसमें क्या होता है, जैसे दो भागों में बांटता है बॉडी को, बीच में काल्पनिक रेखा होती है जैसे इस तरह से आ गई, और शरीर को दो भागों में बांटती है, लेफ्ट और राइट। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये लड़का है और ये सैजिटल प्लेन ने इसको बीच में से काट दिया, लेफ्ट, ये इधर का भाग लेफ्ट हो गया, इधर का राइट हो गया। इसी तरह आप देखेंगे जो फ्रंटल प्लेन है ये थोड़ा अलग होता है। ये क्या करेगा, ये जो ऐसे बॉडी, ये बॉडी है, बॉडी को दो भागों में काटेगा, आगे और पीछे वाली। इसने लेफ्ट राइट काटा था, ये फ्रंट यानी आगे, और ये पीछे वाला भाग बैक साइड, पीछे वाले भाग में काटेगा। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये थोड़ा अलग होगा। इसमें आप देखेंगे जैसे ये बॉडी है ये दो भागों में बांटेगा, अपर हाफ यानी ऊपरी भाग और निचला भाग ये लोअर बैक। इसके अलावा अब हम आगे आते हैं, बॉडी के अंदर जो
मूवमेंट होती है। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब जब दो वस्तुएं वो पास आ जाए, जैसे मैंने एल्बो को बेंड करा और ये जो चीजें पास आ गई, इसको कहेंगे हम फ्लेक्शन। फ्लेक्शन इस तरह से आप देखिए, ये जो डोला है इस तरह से ये जो है पास आता जाएगा इस तरह से, ये फ्लेक्शन हो गया। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में क्या होगा, इसका उलट होगा, जो बॉडी मूवमेंट है वो दूर हो जाएगी, जैसे ये पास आया हुआ था ये दूर चला गया, ये एक्सटेंशन है। फिर इसके बाद आता है एडक्शन। एडक्शन का मतलब कोई वस्तु जो है हमारे शरीर से दूर जा रही है, ये देखो मेरे दोनों हाथ हैं, ये मेरे शरीर से दूर गए, ये एडक्शन है, इसको हम एडक्शन कहेंगे। एडक्शन के बाद जो आता है अगला एबडक्शन। एबडक्शन ये इसका उल्टा है, जो पहले था, इसमें क्या होगा, जो शरीर से दूर गई हुई हाथ है वो पास आ जाएगी, मतलब कोई वस्तु शरीर के निकट आती है, अब ये दूर चले गए थे ये पास आ गए, ये हो गया एडक्शन। इसी प्रकार सुपिनेशन, इसमें क्या है, जो हथेली हमारी ऊपर की तरफ रहेगी इसको सुपिनेशन कहेंगे। प्रोनेंशन उल्टा, जब हथेली नीचे की तरफ हो जाए। आज हमने देखा, हमने पढ़ा किंजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि किंजियोलॉजी क्या है। दो शब्दों से मिलकर बनी है, गति यानी अध्ययन, गति का अध्ययन। किंज मींस गति, लोकस मींस अध्ययन। बायोमैकेनिक्स मींस जीवित वस्तु, मैकेनिक्स यांत्रिकी यानी जीवित वस्तुओं का अध्ययन। तो बायोमैकेनिक्स क्या है कि जीवित प्राणियों का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत हम आंतरिक और बाहरी शक्ति यानी हवा और मस्कुलर पावर का जो इफेक्ट खेलों में होता है या जिससे शरीर के अंदर गति होती है उसका अध्ययन करते हैं हम बायोमैकेनिक्स के अंदर। फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी, फिर हमने देखा प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप क्या है, यानी तो प्रोजेक्टाइल को प्रभावित करने वाले काम थे एंगल ऑफ रिलीज की, फेंकने का जो कोण है, जिस कोण से फेंकेंगे, अगर 45 डिग्री से फेंकेंगे तो वस्तु अधिक दूर जाएगी। और फिर देखा गुरुत्वाकर्षण बल, जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वस्तु उतना कम दूर जाएगी और जल्दी गिर जाएगी। एयर रेसिस्टेंस, हवा कितना रोकती है या पीछे से सपोर्ट करती है, ये प्रोजेक्टाइल को प्रभावित करता है। फिर स्पिन, वस्तु के घूमने की गति वो भी प्रभावित करती है, वस्तु का आकार वो कितनी भारी है, फिर हमारी प्रारंभिक गति कितनी स्पीड से शुरू में फेंका गया था। फिर न्यूटन के 3 नियम पढ़े, लॉ ऑफ इनर्शिया जड़ता का नियम कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक बल ना लगे। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, किसी वस्तु को, दूसरा नियम इसके अंदर क्या है, त्वरण का नियम, यानी किसी वस्तु को गति में लाना हो तो उसमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। फिर देखिए लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कोई भी वस्तु जो है उसकी उल्ट प्रतिक्रिया होती है, हम जितनी तेज गति करते हैं उतनी उल्ट उसकी प्रतिक्रिया होती है, यानी हम बॉल को जितना तेज दीवार में मारेंगे उतना पीछे आएगी, या भागकर जितना जंप लेंगे उतनी ज्यादा हमें उछाल मिलेगी। फिर हमने वायुगतिक सिद्धांत देखा कि जो वायुगतिक सिद्धांत किस प्रकार खेलों को प्रभावित करता है। हवा हमारी डायरेक्शन में चलेगी तो हमें फायदा मिलता है, हवा हमारी अपोजिट साइड आएगी तो हमें नुकसान होगा, हमें उतनी गति मूवमेंट नहीं मिलेगी। और इसके बाद हमने देखा घर्षण क्या है, दो वस्तुओं की सतह के बीच होने वाली अंतःक्रिया को हम घर्षण कहते हैं, यानी फ्रिक्शन, दो सरफेस के बीच जो होती है। ये दो प्रकार का पढ़ा हमने, एक पढ़ा हमने स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थिर घर्षण, जो खड़े होकर जिसमें घर्षण हो। फिर हमने पढ़ा डायनामिक यानी गतिशील, गतिशील दो प्रकार का मिला, पहले था स्लाइडिंग यानी फिसलने वाला घर्षण जैसे आइस स्केटिंग, रोलिंग घर्षण जैसे बॉल का गोल कर घूमकर दूर जाना। फिर हमने पढ़ा इसका खेलों में क्या महत्व घर्षण का, घर्षण अधिक होगा तो क्या होगा, मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी, और बहुत कम हो जाएगा तो फिसलन हो जाएगी। और हर गेम में जैसे क्रिकेट की गेंद में सीम का होना घर्षण को रोकने के लिए, फिसलन को रोकने के लिए, तो खेलों में इसका जो इंपॉर्टेंस हमने देखा। घर्षण आवेग आवश्यक बुराई, घर्षण होना अत्यंत जरूरी है, पर ये ज्यादा हो ना हो और बहुत कम ना हो। फिर हमने प्लेन यानी काल्पनिक स्तर को देखा, जो बॉडी के पार्ट्स को काटता है जिसके पीछे मूवमेंट होती है। हमने पढ़ा प्लेन 3 प्रकार के हैं, सजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल। सजिटल बॉडी को दो भागों में बांटता था, लेफ्ट एंड राइट, और जो फ्रंटल है बॉडी को दो भागों में बांटता था, आगे का हिस्सा, इधर से आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा। और हॉरिजॉन्टल जो था बॉडी को दो भागों में ऊपर नीचे बांटता था, यानी ऊपर का हिस्सा यहाँ से और ये कमर से नीचे नीचे का हिस्सा। फिर हमने बॉडी के मूवमेंट्स, एक्सटेंशन, दो कोण का दूर जाना, और फ्लेक्शन दो कोण का पास में आना, और एडक्शन, एडक्शन में दो वस्तुओं शरीर से दूर जाना, और एडक्शन में दोनों वस्तुओं का पास आ जाना। सुपिनेंशन हथेली का ऊपर की तरफ होना, प्रोनेंशन हथेली का नीचे की तरफ होना। आज के चैप्टर में हमने बायोमैकेनिक्स जो स्पोर्ट्स के अंदर है उसको पढ़ा। ये आपके केवीएस, एनवीएस और क्लास 12 सीबीएसई में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसमें कुछ गलतियां अगर हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं और आपके सुझाव की प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद।